नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 के ऊपर चर्चा करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। इसके संदर्भ में जो एक्ट बनाया गया है 2007 का, ये कब लागू हुआ, कब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, कितने सेक्शंस हैं इसमें, कितने चैप्टर हैं, क्या इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न्स हैं, कहाँ इसका मुकदमा फाइल होगा, कहाँ इसकी अपील फाइल होगी, किस टाइप का ट्रायल होगा, एविडेंस के समय किस तरीके से एविडेंस पेश किया जाएगा। इन सब विषय के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यदि हम द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात करते हैं तो इसमें टोटल 32 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टरों में इसको बांटा गया है। इसका पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से 3 तक का है। दूसरा चैप्टर है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जो कि सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 18 तक है। तीसरा चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। चौथा चैप्टर है प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। पांचवा चैप्टर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। छठा चैप्टर है ऑफेंस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल की बात करता है। सातवां चैप्टर मिसलेनियस की बात करता है। अब यदि हम इस एक्ट के अंदर चलें तो इस एक्ट के जब अंदर चलेंगे तो हमें ये सर्वप्रथम हमको ये देखना होगा कि इस एक्ट का नंबर क्या है। तो इस एक्ट का नंबर है 56। और इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट में इसको लागू किया गया है। इसको जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी उसके संदर्भ में यदि बात की जाए कि इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, तो इसको प्रेसिडेंट की जो एसेंट मिली थी वो 29 दिसंबर सन 2007 को मिली थी। और इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर है 56। अब इसके सेक्शन 1 पे चलते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड मेंटेन एंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात कही गई है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यानी कि इस एक्ट को द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहा जाएगा। इसका एक्सटेंड होल्ड ऑफ इंडिया में है एंड इट सप्लाइज आल्सो टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। यानी कि ऐसे भारतीय नागरिक जो इंडिया के बाहर रहते हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। इसके क्लास 3 में बताया गया है इट शैल कम इनटू फोर्स इन स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। यानी कि यह राज्यों में ऐसी तारीख को लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार जो है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो विभिन्न स्टेटों में इसको विभिन्न तिथियों में लागू किया गया है। यदि हमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर सन 2012 को इसको लागू किया गया है। यानी कि 25/9 सन 2012 में इसको उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 19/10/2011 में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें
छत्तीसगढ़ में 26/9/2008 में लागू कर दिया गया। झारखंड की बात करें, यहाँ पर 1 अप्रैल सन 2008 को लागू किया गया। मध्य प्रदेश में 23/8/2008 को लागू किया गया है। राजस्थान की बात करें, यहाँ पर 1/8/2008 को लागू किया गया है। उत्तराखंड की बात करें, जहाँ पर 1/11 सन 2008 को लागू किया गया है। तो ये आपको अलग अलग जो डेटे इसकी लागू करने की यानी इन्फोर्समेंट की डेटें दी गई हैं वो आपको रखना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सन 29/9 सन 2012 को ये एक्ट लागू किया गया है और 29/12 सन 2007 में जो है इसको प्रधानमंत्री की असेंट मिली थी। इसका एक्ट नंबर है 26 है। टोटल चैप्टर है 7, टोटल सेक्शन है 32। अभी मैंने सेक्शन 1 के ऊपर चर्चा की है, अब मैं सेक्शन 2 की ओर चलता हूँ। सेक्शन 2 इसकी डेफिनेशन क्लॉज है और इसकी डेफिनेशन क्लॉज में ए से लेकर के तक के डेफिनेशन दी गई हैं। इसमें जो पहली डेफिनेशन दी गई है वो चिल्ड्रन की दी गई है कि चिल्ड्रन इंक्लूड व्हाट। चिल्ड्रन इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर बट डज नॉट इंक्लूड ए माइनर। चिल्ड्रन जो होगा वो सन को इंक्लूड करेगा यानी पुत्र को इंक्लूड करेगा, पुत्री को इंक्लूड करेगा, पौत्र को इंक्लूड करेगा, पौत्री को इंक्लूड करेगा, किंतु इसमें जो अवयस्क बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और इसका बी 2B की बात करें, 2B में मेंटेनेंस की बात कही गई है कि मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होगा कि जब भी हम गार्जियन एंड पेरेंट की मेंटेनेंस को देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, तो अगर उनके मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होगा। तो मेंटेनेंस इंक्लूड प्रोविज़न फॉर फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए व्यवस्था, यानी कि भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए व्यवस्था, ये सब मेंटेनेंस में शामिल है। इसकी 2C में माइनर की डेफिनेशन बताई गई है कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत जिसने 18 साल की उम्र नहीं प्राप्त की गई है तो वो क्या होगा, माइनर कहलाएगा। 2D में पेरेंट के बारे में बताया गया है कि पेरेंट्स मीन्स फादर और मदर, वेदर बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव, स्टेप फादर और स्टेप मदर, एज द केस में भी, वेदर और नॉट द फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन। माता पिता के अंतर्गत जो है जैविक या फिर दत्तक ग्रही यानी एडॉप्टिव फादर या फिर सौतेले पिता या सौतेले माता शामिल हैं, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये जरूरी नहीं कि पेरेंट 60 साल के ऊपर हों तभी उनको एक्ट का लाभ मिलेगा। पेरेंट 60 साल के नीचे वाले भी होंगे, वो भी इसमें इस एक्ट का उनको लाभ मिलेगा। 2E में प्रेस्क्राइब के बारे में बताया गया है, यानी विहित के बारे में बताया गया है। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स बनाएगी उसी के बारे में बताएगी, उसी को प्रेस्क्राइब कहा गया है। 2F में प्रॉपर्टी की बात कही है। प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ स्क्वायर, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड इंक्लूड राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड यानी प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी, टेंजेबल और इंटेंजेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी, और अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका कोई राइट और इंटरेस्ट भी है तो वही प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड कही जाएगी। 2G में रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स एंड लीगल हेयर ऑफ द चाइल्ड सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट माइनर एंड इन पोजीशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। संबंधी का तात्पर्य संतान विहीन वरिष्ठ
नागरिक का कोई विधिक उत्तराधिकारी है जो अवयस्क नहीं है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के व्यवसाय में या उसको उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। 2H में सीनियर सिटीजन की बात कही है कि सीनियर सिटीजन कौन होगा। सीनियर सिटीजन वो होगा जिन्होंने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है। 2I में स्टेट गवर्नमेंट की बात कही गई। स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर दे आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ राज क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक से है। 2I में ट्रिब्यूनल की बात कही गई है। ट्रिब्यूनल मीन्स मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 7। 2K में वेलफेयर की बात कही गई। वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड हेल्थ केयर रिक्रिएशन सेंटर्स ऑन अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। कल्याण का तात्पर्य भोजन से है, स्वास्थ्य से है, देखरेख से है, मनोरंजन केंद्र से है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए। तो ये सेक्शन 2 में जो कि डेफिनेशन क्लॉज से संबंधित था, इसकी जो डेफिनेशंस हैं जो 2 से लेकर A से लेकर K तक की दी गई, जिसके संदर्भ में आज मैंने अभी चर्चा की है। अब इसके सेक्शन 3 की ओर चलते हैं जो कि ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है, यानी एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। इस अधिनियम के प्रावधानों का इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम में या इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियमिति के परिणाम स्वरूप प्रभाव धारण करने वाले किसी लिखित में अंतर्गत किसी उससे असंगत किसी चीज के होते हुए भी प्रभावी होगा। क्या कह रहा है ये? ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान होंगे अगर वो किसी एक्ट से असंगत होते हैं तो भी इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनको प्रभावी रूप दिया जाएगा। अब सेक्शन 4 की बात और चलते हैं। सेक्शन 4 मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। ए सीनियर सिटीजन इंक्लूड्स पेरेंट्स हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन अर्निंग out of his property owned by him shall be entitled to make an application under section 5 in case of parents or grandparents against one or more children not being a minor, a child at senior citizens against such of his relative, refer clause G of section 2। तो इसके क्लास अगर हम सेक्शन 4 में जो मेंटेनेंस की बात जहाँ पर की गई है उसके क्लास 1 की बात करें तो माता पिता को में सम्मिलित हैं वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन से यानी जो उन्होंने खुद कमाया है या उनके स्वामित्व में कोई संपत्ति है उससे स्वयं का भरण पोषण यानी खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो उस परिस्थिति में माता पिता या पितामही या पितामह के मामले में अपने संतानों में से एक या अधिक के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं हैं उनसे मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई चाइल्ड एट सीनियर सिटीजन है यानी संतानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खंड 6 में निर्दिष्ट अपने संबंधी के विरुद्ध यानी कि 2F में 2G में जहाँ पर संबंधी की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध अगर कोई संतानहीन सीनियर सिटीजन है तो वो आवेदन कर सकता है। तो रिलेटिव्स में कौन इंक्लूड है? रिलेटिव्स में इंक्लूड है एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्ड सीनियर सिटीजन who is not a minor in possession of what inherits his property after his death। यानी ऐसा लीगल हेयर जो कि सीनियर सिटीजन की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता।
तो ऐसा सीनियर सिटीजन या ऐसे पेरेंट्स या ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स अपनी संतान में एक संतान हो तो एक या एक से अधिक संतान हो तो उन सब के विरुद्ध धारा 5 के अधीन आवेदन करने का अधिकार होगा। क्लास 2 में बताया गया है द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस वी मेंटेन सीनियर सिटीजन एक्सटेंड टू द नीड ऑफ सच सिटीजन सो दैट द सीनियर सिटीजन में लीड ए नॉर्मल लाइफ। वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण करने के लिए संतान या उनके जो संबंधी हैं यथास्थिति संबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिक की आवश्यकता तक है जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। क्लास 3 में बताया गया द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन टू मेंटेन हिज और हर पेरेंट एक्सटेंड द नीड ऑफ सच पेरेंट्स आइदर फादर और द मदर और द बोस एज द केस में बी दैट सच पेरेंट में लीड्स ए नॉर्मल लाइफ। संतानों को अपने माता पिता का भरण पोषण करने की आवश्यकता का विस्तार ऐसे पिता या माता या दोनों यथास्थिति आवश्यकता तक का जिसमें ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। यानी क्लास 3 में जो ऑब्लिगेशन जो दिए गए हैं और क्लास 4 में जो क्लास 2 में और क्लास 3 में जो ऑब्लिगेशन दिए गए हैं, क्लास 2 के जो ऑब्लिगेशन है वो सीनियर सिटीजन के विरुद्ध के पक्ष में है और उनके रिलेटिव्स जो कि चाइल्ड सीनियर सिटीजन उनकी बात कही गई है। क्लास 3 में बताया गया है अगर चिल्ड्रन के विरुद्ध कोई आवेदन किया गया है तो उनके क्या ऑब्लिगेशन होंगे, वो पेरेंट को उसी तरीके से मेंटेनेंस देंगे जैसे जिस तरीके से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को यानी सामान्य जीवन को व्यतीत कर सके। क्लास 4 में बताया गया एनी पर्सन बीइंग ए रिलेटिव ऑफ सीनियर सिटीजन एंड हैविंग सफिशिएंट मीन शैल मेंटेन सच सीनियर सिटीजन प्रोवाइडेड ही इज इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच सीनियर सिटीजन और इज वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सच सीनियर सिटीजन। कोई व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिकों का संबंधी है जिसके पास पर्याप्त साधन है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करेगा यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का कब्जाधारी है या फिर ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को उत्तराधिकार में वो प्राप्त करेगा। प्रोवाइडेड दैट where more than one relative are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which the would inherit his property। यानी कि अगर एक से अधिक संबंधी है जो कि उनके उस सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारी हैं जो कि उनके मरने के बाद उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में जो मेंटेनेंस का जो आदेश होगा उन संबंधियों के बीच में अनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। यानी कि वो इस मान लीजिए 10,000 का मेंटेनेंस हुआ और दो उनके संबंधी हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आधा यानी 5-5 हज़ार रुपया प्रत्येक को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इसके क्लास 5 में की बात करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस की बात कही गई है यानी कि अगर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत जो अगर मेंटेनेंस का कोई आवेदन करना होगा तो सेक्शन 5 में आवेदन होगा जहाँ पर यह बताया गया है एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 मे बी मेड बाय ए सीनियर सिटीजन और पेरेंट एज द केस में बी इफ इज इनकैपेबल बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय हिम द ट्रिब्यूनल में टेक कॉग्निशन सो मोटो। यानी कि अगर मेंटेनेंस जिसके बारे में सेक्शन 4 में चर्चा की गई थी तो उस मेंटेनेंस के लिए अगर कोई आवेदन करेगा तो आवेदन कौन करेगा, तो आवेदन वरिष्ठ नागरिक करेगा या उसके माता पिता करेंगे। और यदि वरिष्ठ नागरिक या उसके माता पिता असमर्थ हैं किसी फिजिकल या मेंटल इनएबिलिटी की वजह से तो उस परिस्थिति में कोई भी अन्य व्यक्ति या फिर कोई संगठन जो कि ऑथराइज किया गया है वो आवेदन कर सकता है या फिर ट्रिब्यूनल सो मोटो भी यानी कि स्व प्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। अब नीचे इसके एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वायलेंटली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860
और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। संगठन का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत कोई अगर रजिस्टर्ड कोई संगठन है या फिर अन्य विधि के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड कोई स्वैच्छिक संगठन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो मेंटेनेंस के लिए अगर पेरेंट्स या फिर सीनियर सिटीजन किसी वजह से इनकैपेबल है तो उनकी तरफ से आवेदन कर सकता है। क्लास 2 में बताया गया है दैट ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग regarding monthly allowance for the maintenance under this section order such children or relative to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizen including parents and to pay the same to such senior citizen including parent as the tribunal may for time to time direct। यानी कि अधिकरण जो होगा इस धारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता से संबंधित कार्रवाई लंबित होने के दौरान ऐसे संतानों या संबंधियों को माता पिता को शामिल करके ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने और माता पिता को शामिल करके ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसके भुगतान करने के लिए आदेश दे सकेगा जैसा कि अधिकरण समय समय पर निर्देश दे। तो यहाँ पर अंतरिम मेंटेनेंस की बात कही गई है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स मंथली अलाउंस जो है उसको दिया जा सकता है। ऑन रिसिप्ट क्लास 3 में बताया गया ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1 आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव एंड आफ्टर giving the parties on objective of being heard hold an inquiry for determining the amount of maintenance। यानी कि जो क्लास 1 में जो भरण पोषण के लिए जो आवेदन प्राप्त करने पर संतानों या संबंधियों को नोटिस जारी की जाएगी और उसके बाद उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भरण पोषण की धनराशि की अवधारणा के लिए वो जांच कर सकता है। क्लास 4 में बताया गया है कि एन एप्लीकेशन filed under subsection 2 for the monthly allowance for the maintenance and expense of the proceeding shall be disposed of 90 days from the date of service of the notice of the application to such person। यानी भरण पोषण के लिए जो मासिक भत्ता का निर्धारण की अगर बात की जाए या फिर कार्रवाइयों के व्यय के लिए जो धारा 2 के अधीन दाखिल किया गया है तो ऐसे आवेदन के निस्तारण के लिए नोटिस जब तामील हो जाएगी, जिस तारीख को नोटिस की तामीला हो जाती है उस तारीख से 90 दिन के अंदर इसको जो है वो डिसाइड करेगा, यानी कि मासिक भत्ता या फिर कार्रवाई के लिए व्यय के लिए, जो कि क्लास 2 में बताया गया है। परंतु मान लीजिए कि यदि कोई असाधारण परिस्थिति है तो उस कंडीशन में प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड द सेट पीरियड वन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस फॉर रीजन टू रिकॉर्ड इन राइटिंग। यानी 90 दिन में अगर किसी वजह से वो नहीं डिसाइड कर पा रहा है तो असाधारण परिस्थिति में वो 30 दिन का समय और बढ़ा सकता है, एक बार वो 30 दिन का समय बढ़ाया जा सकता है। यानी टोटल उसको 120 दिन के अंदर उसको डिसाइड करना होगा मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग को। ये 120 दिन की काउंटिंग कब से होगी? जिस दिन अपोजिट पार्टी के ऊपर यानी कि बच्चे या फिर उनके जो रिलेटिव हैं उन पर नोटिस की तामीला हो गई है तब से। क्लास 5 में बताया गया है कि एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1 में बी फाइल्ड अगेंस्ट 1 और मोर पर्सन, यानी कि वो मेंटेनेंस की जो आवेदन है वो एक बच्चे के विरुद्ध फाइल किया जा सकता है और अगर एक से अधिक संतान है तो एक से अधिक संतान के विरुद्ध भी फाइल किया जा सकता है। Where a maintenance order was made against more than one person, the death of one person does not affect the liability of other to continue paying the maintenance। यानी कि अगर किसी पेरेंट के द्वारा या फिर सीनियर सिटीजन के द्वारा एक से अधिक बच्चों या फिर एक से अधिक रिलेटिव्स संबंधियों के विरुद्ध मेंटेनेंस का आवेदन किया गया है और उनमें से कोई एक ख़त्म हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे मेंटेनेंस प्रोसीडिंग पर
कि लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेनिंग जो बच्चे या फिर जो संबंधी बचेंगे जिनके विरुद्ध आवेदन किया गया है उनको वो पेमेंट करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लास 7 में बताया गया है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में भी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मेंटेनेंस का जो आवेदन होगा, भरण पोषण के लिए जो कोई भत्ता है और कार्यवाही के व्यय जो होगा वो आदेश की तारीख से लागू होगा, और यदि आदेश की तारीख से लागू नहीं किया जाता है तो न्यायालय यदि चाहे यानी ट्रिब्यूनल यदि चाहे तो भरण पोषण या कार्रवाई के व्यय के लिए आवेदन की तारीख से भी उसको लागू कर सकता है। क्लास 8 में बताया गया है इफ़ चिल्ड्रन और रिलेटिव सो ऑर्डर फेल और विदाउट सफिशिएंट कॉज कंप्लाई विद द ऑर्डर और एनी सच ट्रिब्यूनल में for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month allowance for the maintenance and expense of the proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant or imprisoned for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner or made whichever is earlier। यदि संतान या संबंधी जिन्हें इस प्रकार का यानी कि मेंटेनेंस देने का आदेश दिया गया है पर्याप्त कारण के बिना आदेश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो ऐसा कोई अधिकरण आदेश के प्रत्येक भंग या जुर्माने के लिए को उद्ग्रहित करने के लिए यानी कि रिकवरी करने के लिए उपबंधित ढंग से बकाया धनराशि का उद्ग्रहण करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भरण पोषण और कार्यवाही को व्यय यथास्थिति के लिए प्रत्येक मासिक भत्ता के संपूर्ण या किसी भाग के लिए जो वारंट के निष्पादन के पश्चात यदि असंगत यानी अनपेड रह जाता है तो ऐसी अवधि के लिए जो कि 1 मास तक हो सकता है या उस समय तक के लिए यदि भुगतान पहले नहीं किया जाता है या जो भी पहले हो कारावास से दंडित कर सकेगा। यानी कि मंथली जो पेमेंट होगा, अगर वो मंथली पेमेंट का भुगतान जानबूझ के नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में वारंट जारी करके मेंटेनेंस की रिकवरी की जा सकती है और उसको 1 महीने के कारावास से दंडित भी किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल टू लेवी सच अमाउंट विद ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू। परंतु कोई भी वारंट उस धारा के अधीन बकाया किसी धनराशि की वसूल के लिए जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन उस तारीख से जिसको बकाया होता है 3 मास की अवधि के भीतर ऐसी धनराशि के उद्ग्रहण के लिए अधिकरण की समझ नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कि पेरेंट्स के पक्ष में या फिर सीनियर सिटीजन के पक्ष में और चिल्ड्रन और रिलेटिव्स के विरुद्ध कोई मेंटेनेंस ऑर्डर जारी कर दिया जाता है जो कि महीनवारी मेंटेनेंस ऑर्डर होता है, और उस परिस्थिति में अगर वो नहीं चुकाते हैं तो और लगातार वो 3 महीने तक नहीं चुकाते हैं तो इन 3 महीने के दौरान वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए वो आवेदन करके वारंट जारी करवा सकता है। अब क्लास 5 में भी मैंने देखा, क्लास 5 में बताया गया था कि मेंटेनेंस के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। अब क्लास 6 ज्यूरिडिक्शन की बात करता है एंड प्रोसीजर की बात करता है। द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5 वे टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट। धारा 5 के अधीन कार्रवाई किसी संतान या संबंधी के विरुद्ध किसी जिले में की जा सकती है वेयर ही रिसाइड और लास्ट रिसाइड वेयर चिल्ड्रन रिलेटिव रिसाइड्स। यानी कि जहाँ पर माता पिता निवास कर रहे थे या फिर जहाँ पर उन्होंने अंतिम निवास किया था उस ज़िले में आवेदन किया सकता है, या फिर जहाँ पर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स निवास कर रहे हैं वहाँ पर किया जा सकता है। क्लास 2 में बताया गया ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल शैल इशू प्रोसेस फॉर प्रिकोरिंग द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट हुम एप्लीकेशन इज फाइल्ड। धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति होने पर अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल संतान या संबंधी को जिसके विरुद्ध आवेदन दाखिल किया गया है उपस्थिति को उपात्त करने के लिए आदेशिका जारी कर सकता है।
For securing the attendance of the children or relative, the tribunal have the power of the judicial magistrate first class as provided CRPC 1973। संतान या संबंधी की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण के पास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी, जैसा कि CRPC 1973 में दी गई है। सेक्शन 4 क्लास 4 में बताया गया है कि ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance proposed to be made and shall be recorded in the manner prescribed in summon case। ऐसी कार्रवाइयों को सभी साक्ष्य संतान या संबंधी की उपस्थिति में लिया जाएगा, इसके विरुद्ध भरण पोषण के भुगतान के लिए आदेश किए जाने के लिए प्रस्तावित है और संबंध मामलों के विहित ढंग से अभिलेखित किया जाएगा। यानी कि संतान के संदर्भ में संतान के या संबंधियों के जिनके विरुद्ध आवेदन किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, उन्हीं की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा और साक्ष्य का जो मैनुअल होगा वो संबंध केस में जैसे साक्ष्य लिया जाता है उसी तरीके से साक्ष्य लिया जाएगा। Provided that if the tribunal is satisfied that the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte। यदि अधिकरण को ये समाधान हो जाता है कि संतान या संबंधी जिसके विरुद्ध भरण पोषण के भुगतान के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है जानबूझ करके तामीला को से बच रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक पक्षीय मामले का अवधारणा कर सकता है। क्लास 5 में बताया गया है वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव और रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया द समन शैल बी सर्व्ड by the tribunal through such authority as the central government by notification the officer gazette specified in this behalf। यदि संतान या उनके संबंधी भारत के बाहर निवास कर रहे हैं तो वहाँ सम्मन की तामीला अधिकरण द्वारा ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से की जाएगी जैसा कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपथ में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। क्लास 6 में बताया गया है द ट्रिब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 refer to the same to a cancellation officer and such cancellation officer shall submit a finding within 1 month and if amicable settlements have arrived the tribunal shall pass an order to that effect। अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई से पहले सुलह अधिकारी के समक्ष उसे निर्देश कर सकता है और ऐसा सुलह अधिकारी 1 मास के भीतर अपना निष्कर्ष पेश करेगा और यदि मैत्रीपूर्ण निपटारा किया गया है तो अधिकरण इस प्रभाव का आदेश पारित करेगा। इसी में नीचे एक एक्सप्लेनेशन लगा गया है जहाँ पर ये बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंसिलिएशन ऑफिसर मीन्स एनी पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 the maintenance officer designated by the state government under section 1 of section 18 or any other person nominated by the tribunal for this purpose। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सुलह अधिकारी का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में निर्देश कोई व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण पोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा निर्देशित कोई अन्य व्यक्ति होगा। यानी तो कैंसिलेशन ऑफिसर कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है या किसी संगठन का प्रतिनिधि हो सकता है जैसा कि धारा 5 सब क्लास 1 में बताया गया है, या फिर धारा 8 सब क्लास के 1 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस ऑफिसर होगा वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अधिकरण द्वारा जिसको नॉमिनेट किया गया है वो भी कैंसिलेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के कुछ प्रोविजंस के ऊपर की चर्चा की गई है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के अन्य प्रोविज़न पर अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।